इसका मतलब है मानव, समाज, राष्ट्र और विश्व परस्पर जुड़े व पूरक। ये मतलब होगा ना, सब इंटीग्रल हो गए ना, एक दूसरे में जुड़ चुके, इसलिए तो उसे बोलते हैं इंटीग्रल, हिंदी में एकात्म। तो दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित मानववादी सिद्धांत। और दूसरा लिख सकते हैं कि मानव समाज या मानव परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व परस्पर जुड़े या परस्पर अंतर संबंधित एवं पूरक। और इसमें हम बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं व्यक्तिवादिता का विरोध। जब सब आपस में जुड़े हैं तो व्यक्तिवाद उपभोगवाद आ ही नहीं सकता। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं व्यक्तिवादिता या पश्चिमी सभ्यता का विरोध। तो पहला किसने प्रस्ताव किया, दूसरा इसका मतलब, और तीसरा किसका विरोध करते हुए लिखा। अगला है अंबेडकर जी का त्रिदर्शन। उन्होंने तीन बोला था, समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तीन बोले थे अंबेडकर जी ने, उन्हें बोलते हैं त्रयी दर्शन। अगला संत रैदास का ऐसा चाहूं राज। तो एक दोहा है पूरा, शायद गूगल दे दे। संत रैदास ऐसा चाहूं राज। हाँ ठीक, थैंक यू। ये देखो, ये है पूरा दोहा। संत रैदास ने बोला था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो जैसे तुलसीदास जी का राम राज्य है, ऐसी रैदास का भी एक आदर्श राज्य है। ठीक है, तो जैसे तुलसीदास जी ने एक राम राज्य की स्थापना की थी, ऐसे रैदास ने भी किया था। इन्हें कैसा राज्य चाहिए, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, मतलब कोई भूखा रहे कि ना रहे, ना रहे। छोट बड़ो सब सम बसे, विषमता हो कि समता मूलक हो। और रविदास रहे प्रसन्न, मतलब सब लोग संतुष्ट और प्रसन्न या समृद्ध रहे। तो एक ऐसा राज्य, तो इस श्लोक में किस तरह के राज्य की कल्पना करते हैं, बस वो लिख देना। हाँ बेगमपुरा, हाँ इसी को बोलते हैं बेगमपुरा। और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। जब वो बोलते थे मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहाँ समता बोला, तो उनकी हत्या कर दी गई थी रविदास जी की। तो बेगमपुरा उनका वही राज्य बनने वाला था। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रालय के अधीन, किस वर्ष में स्थापित, और कार्य क्या, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण। बॉर्डर रोड, तो समझ में ही आ रहा कि बॉर्डर पे रोड बनाने का काम करता है। अगला विलियम एमस्टीन के अनुसार राष्ट्र शक्ति की परिभाषा। तो सब लोग राष्ट्र कहते हैं कि भैया राष्ट्र ऐसा है जिसमें भावनाएं जुड़ी हैं, ये सब बोलते हैं। तो इनने कहा ऐसा नहीं है। इनने बोला कि केवल जनसंख्या या संसाधन ये नहीं है, इसमें राष्ट्र के नागरिकों की निष्ठा, उसकी क्षमता और कठिनाइयों को सहन करने की शक्तियां भी शामिल हैं। तो विलियम एमस्टीन ने कहा कि केवल जनसंख्या और GDP वगैरह जो है वो केवल नहीं आता, बल्कि राष्ट्र के नागरिकों की उस देश के प्रति निष्ठा, उनके संस्थानों का लचीलापन, तकनीकी क्षमता और कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता भी शामिल है। तो ये 3 लाइन में जैसे एडजस्ट हो जाए वैसे लिखना, परिभाषा पूरी है। इसमें अगर लग रहा कि नहीं बन पाया तो ऊपर वाला हटा दो, लिख दो राष्ट्र में नागरिकों की निष्ठा, संस्थानों का लचीलापन, तकनीकी क्षमता और कठिनाई को सहन करने की क्षमता आदि सम्मिलित। क्लियर, इतना लिख सकते। अगला है थॉमस W रॉबिन्सन ने कितने तरह के राष्ट्रहित बताए हैं, तो 6। तो वो 6 के पूरे नाम लिख दो। कितने वर्गों में, तो पहली लाइन में लिख देना 6, दूसरे में 3 नाम, तीसरे में 3 नाम। तो पहली लाइन में लिख देना 6 वर्गों में विभाजित, दूसरी लाइन में 3 नाम और तीसरी लाइन में 3। अगला सवाल, उद्यमिता रोजगार। तो पहली तो परिभाषा है, उद्यमिता स्वयं का व्यवसाय और रोजगार दूसरों के अधीन नौकरी। उद्यमिता में क्या प्रतिफल मिलता है, लाभ, और नौकरी में क्या प्रतिफल मिलता है, वेतन। ऐसे कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। पीटर F. ड्रकर, परिवर्तन में अवसर को खोजना और लाभकारी उद्यम में बदलना। जब भी परिवर्तन हो, जैसे समझो जैसे कोविड हुआ, ऑफलाइन एजुकेशन बंद हो गई, परिवर्तन आया ना, ऑनलाइन आ गया, उस समय बोर्ड वालों ने बहुत कमाया। उस समय डिलीवरी ही नहीं मिलती थी, भाव इतने बड़े हुए थे कि हम लोग कहते थे सर एक बोर्ड भेज दो, एक बोर्ड भेज दो। अब वो 10 बार फोन लगाते हैं कि सर एक बोर्ड खरीद लो। तो परिवर्तन में अवसर, तो जैसी ऑफलाइन ऑनलाइन, जूम मीटिंग, जूम ऐप कितना ज्यादा चला, लूडो कितना चला, मीका सिंह को ऐड करवाना शुरू कर दिया था,
तो परिवर्तन में घबराना नहीं, परिवर्तन में क्या देखना है? अवसर, और उस अवसर को लाभदायी उद्यम में बदलना है। इसी क्वालिटी को उद्यमिता कहती है। किसने बोला? पीटर एफ ड्रकर। प्रोफेसर नाइट के अनुसार जोखिम दो तरह के, जिनको पहले से सोचा जा सकता है और उनका बीमा कराया जा सकता है। जैसे शॉर्ट सर्किट, जैसे मान लो अपन ने दुकान लगाई और रात को शॉर्ट सर्किट में पूरा सामान जल गया, तो इसका बीमा हो सकता है। जिन चीजों को सोचा जा सकता है और जिनको अब बीमा किया जा सकता है उन्हें कहते हैं निश्चित जोखिम। पर जिनको ना तो हम सोचा, परे उल्का पिंड गिर जाए, कौन लिखवाएगा बीमा की शर्तों में? अपन सोच सकते हैं उल्का पिंड, एलियन आयो ले जाए, तो कुछ जोखिम ऐसे हो सकते हैं ना। भारत पाकिस्तान युद्ध, ये तो किसी को नहीं पता। तो कुछ जोखिम ऐसे जिनकी पूर्व कल्पना करना संभव नहीं है, ना ही उनका बीमा करना संभव, उन्हें कहते हैं अनिश्चित जोखिम। तो नाइट ने जोखिम को कितने आधार पर बांटा? दो, निश्चित और अनिश्चित। इसके बाद अगला, किसी कंपनी के स्टार्टअप के लिए कम से कम 3 अर्हता बताइए। है तो 4-5, पर 3 तो कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल का पुराना हो। इसका टर्नओवर किसी इन 10 साल में किसी भी साल 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर ना हो, या तो आइडिया बिल्कुल नया हो, या इसमें ग्रोथ की बहुत संभावना। अगर आप कोई नया आइडिया लेके भी नहीं आए, पर ऐसा कुछ लेके आए जो पहले से चल रहा है, पर आप इसमें ग्रोथ ला सकते हो, है ना। जैसे मान लो ऑनलाइन फार्मेसी, तो फार्मेसी तो पहले से है, पर ऑनलाइन फार्मेसी नहीं था, तो क्षेत्र पुराना था, पर इसमें एक नया ग्रोथ लाए। 3 शर्तें हैं, 5-6, पर अगर ये 3 लिख दो बहुत है। तो कितने साल से पुराना ना होना चाहिए? 10 करोड़। इन 10 साल इन 10 सालों में टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या तो आइडिया नया हो, या फिर किसी वर्तमान जिसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होने की संभावना। अगला, मानव संसाधन प्रबंधन में कहां कहां आपको भारतीय मूल्य दिखते हैं? ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा। तो पहला है पदानुक्रम का सम्मान। अपने यहाँ जो सीनियर्स होते हैं पर उनके पैर छूते हैं, ऐसा देखा कि नहीं? कि बहुत सीनियर ऑफिसर है, पता चला अपनी ड्यूटी लगी और कमिश्नर साहब टकरा गए, बिल्कुल रिटायर्ड होने वाले हैं, तो हो सकता है पर नमस्ते ना कह रहे, पैर छू ले। बड़ों का सम्मान होता है। सामूहिकता के बल, भारतीय समुदाय सामूहिक है, पश्चिमी समुदाय व्यक्तिगत है, तो सामूहिकता भी हमारे यहाँ मिलती है। और तीसरा क्या हो सकता है? संगठन के प्रति लॉयल्टी, वफादारी। वो तो स्विच करना भी इंजीनियरों ने शुरू किया है, नहीं तो एक बार जिस संस्था में काम कर रहे आजीवन वही काम कर रहे। पुरानी फिल्मों में देखा होगा, मुंशी जी शुरू से लेकर लास्ट तक, और उनके बेटे कभी मुंशी जी को डांटते थे, पिताजी डांटते, भैया ये हमारे यहाँ 15 साल से काम कर रहे। पहले के लोगों में स्विच करने जैसा ऑप्शन नहीं था। अब तो 1 साल 2 साल नौकरी की, कंपनी स्विच करके नौकरी। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये भारत का कल्चर ही नहीं है। भारत में तो अगर नौकरी छोड़ना होगा तो मालिक से पूछेगा कि मालिक मुझे दूसरी जगह सैलरी ज्यादा मिल रही है, अब बताओ क्या करें, या दूसरी कंपनी से ऑफर आया, अब बताओ क्या करें। ये भारत का कल्चर है। तो क्या भारत के मानव संसाधन प्रबंधन में भारतीय मूल्य दिखाई पड़ते हैं? है बहुत सारे, 2-3 कोई भी लिख लो। इसके बाद समय प्रबंधन का 80-20 सिद्धांत, ये सबको फॉलो करना चाहिए। देखो हमारी सफलता में तुम्हारे 20%, तुम्हारे जो 20% एफर्ट्स हैं उनसे 80% मार्क्स आते हैं, और जो 80% एफर्ट्स हैं उसमें 20% मार्क्स आते हैं। बात समझ रहे? हमारे दिन भर में या पूरे साल भर की तैयारी में जो तुम 20% एफर्ट्स ऐसे देते हो, बस पहचान लो कि कौन से 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आ रहा और कौन से 80% से 20% रिजल्ट आ रहा। तो बस हमें पहचानना है कि वो 20% एफर्ट्स कौन से हैं जिनसे हमारे टोटल सफलता का 80% डिसाइड होना है, और हमें उन पर संसाधन लगाने। ये बात समझ में आ गई? जैसे हम लोग नोट्स के लिए कितनी एक्टिविटीज करते हैं, क्या बहुत कम प्रयास से सीधे नोट्स तक पहुंचा जा सकता है? पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन हम बहुत ज्यादा भटकते रहते हैं, बात अलग है। तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका आउटकम निकल रहा है कम। कई बार ऐसा होता है पूरे दिन एक चैप्टर को लेके बैठे, आउटकम ही नहीं निकला, मतलब आपका 80% मेहनत निकल गई, आउटकम 20% है। इसे 80-20 बोलते हैं। 80-20 मतलब उन 20% प्रयासों की पहचान करना जिससे 80% परिणाम सुनिश्चित। इस विधि को क्या कहते हैं? 80-20। और ये टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। टाइम मैनेज, कई लोग कहते हैं ना टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ये टाइम मैनेजमेंट का एक भाग है, यह एक विधि है। इससे फायदा क्या होता है? संसाधन सही जगह लगते हैं, या संसाधनों की उत्पादकता बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रांसलेशन 40 नंबर का आता है, 10 नंबर की परिभाषिक शब्दावली हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी 5-5, 15 का हिंदी से इंग्लिश और 15 का इंग्लिश से हिंदी, 40 नंबर। अगर हम 1 महीने भी ट्रांसलेशन पढ़ लें तो 40 में 40 आ जाएंगे, पर शायद हम उस पर एफर्ट्स नहीं देते। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
जिसमें इतने नंबर आ भी ना पाए शायद। निबंध, एक निबंध 50 नंबर, अच्छे से तैयार कर लें, नंबर बहुत मिलेंगे। तो 40 की ट्रांसलेशन, 50 का निबंध, 20-30 का वो छोटा वाला निबंध, 70-80 के तो वो निबंध ही हो गए। तो यही 100-150 के हो गए। अगर हम एक महीने भी पढ़ लें केवल ट्रांसलेशन प्लस दोनों निबंध, एक महीने में तो तैयार हो जाएंगे ना। एक महीने में निबंध तैयार नहीं हो सकते, डेली 2-3 भी पढ़ लो, 100-150 नंबर पक्के। और ये नंबर पुख्ता है। ट्रांसलेशन में 40 नंबर सही हो सकते हैं अगर पूरा ट्रांसलेशन सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने केवल एफर्ट्स दिए 20%, पर उससे आउटपुट कितना ले लिया, 80%। टाइम मैनेजमेंट। ऐसे अगला, संगठन में संचार, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं। पहली चीज, अपनी इस नीतियां और लक्ष्य को स्पष्ट रखने के लिए। आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, हो सकता है लोग समझ ही नहीं पाए संगठन का लक्ष्य क्या है, पॉलिसी क्या है। तो अगर आप उनसे बातचीत करते रहोगे वो समझ जाएंगे। दूसरा, मोटिवेट करने में। ठीक है, तीसरा, स्किल देने में और कोई भी। तो बातचीत किस किस पर्पज से की जाती है, उसके उद्देश्य लिखना है 2-3। ठीक है, तो उत्पादकता वगैरह, कौशल विकास, इन सब। सुकरात के संप्रत्यय और प्लेटो के प्रत्यय के मध्य अंतर लिखो। ये लिखा होगा। सबसे पहले तो इंट्रो हो जाएगा कि सुकरात और प्लेटो दोनों ने ही सत्य ज्ञान के लिए क्रमशः या वास्तविक ज्ञान के लिए संप्रत्यय और प्रत्यय का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके बाद अंतर किसने लिखे हैं, पूरे नहीं लिखे अंतर। अच्छा बताओ, कौन मानव मस्तिष्क में रहता है, संप्रत्यय। कौन दूसरे जगत में रहता है, प्रत्यय। कौन द्रव्य है, प्रत्यय। जो अलग रह सकता है वो प्रद्रव्य, संप्रत्यय द्रव्य नहीं है। संप्रत्यय की खोज कैसे की जाती है, आगमन और निगमन, बहुत सारी चीजों को देखकर संप्रत्यय। प्रत्यय की खोज कैसे की जाती है, स्मरण। ध्यान है, आत्मा जब निकल, अगर पढ़े होंगे नोट्स, तो आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, दूसरी दुनिया में जाती है, वापस आती है और वो याद करती है। क्लियर। इसे फिर उदाहरण लिख देना। तो ऐसे 3-4 अंतर अपन को लिखना है। अगला, चारवाक की तत्व मीमांसा। मतलब चारवाक ने ईश्वर, जगत, आत्मा, नरक, स्वर्ग और मोक्ष बंधन के लिए क्या बोला, इसको ही बोलते हैं चारवाक की तत्व मीमांसा। तो चारवाक पूरी तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण पर डिपेंड है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसको मानेगा। स्वर्ग नरक को नहीं मानेगा क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। आत्मा को नहीं मानेगा क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ईश्वर को नहीं मानेगा क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जगत को मानेगा क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो भी 4 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश का प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको नहीं मानेगा। यही सारे पॉइंट लिखना है, यही तत्व मीमांसा। तो इंट्रो होगा कि चारवाक की तत्व मीमांसा उसके ज्ञान मीमांसा पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक चीज प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही सत्य हो सकती। इंट्रो समझ में आ गया। तो वो केवल उसी को मानेगा जो प्रत्यक्ष। तो अपना इंट्रो हो गया, और स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष इन सब को देख लो, कौन चीज दिखती, बंधन दिखता है नहीं तो नहीं मानेगा, मोक्ष दिखता है नहीं तो नहीं मानेगा। तो जो चीज नहीं दिख रही वो चारवाक मानता ही नहीं। इसी को कहते हैं चारवाक की तत्व मीमांसा। राजा राम मोहन राय के सुधार, सामाजिक सुधार महिलाओं और दलितों के लिए, आर्थिक सुधार जो नमक कानून, आयात निर्यात टैक्स, राजनीतिक सुधार, न्यायिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब सारे 1-1, 2-2 पॉइंट लिख लो। तो 5-6 डायमेंशन में 2-2 पॉइंट लिख लो, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 लिखा और 1-2, 1 लिखा 2, 1-2, ऐसे करके 10 लाइन में तो हो सकता है ना। तो इंट्रो और बाद में ये 10 पॉइंट अपन लिख दें तो भी हो सकता है। उत्तरदायी और जवाबदेही, एक दिन डिस्कस भी हुआ था, 2 मार्कर आया था। उत्तरदायित्व, कौन क्रियान्वयन उन्मुख होता है, उत्तरदायी। परिणाम उन्मुख कौन होता है, कौन कानूनी है, जवाबदेही। कौन नैतिक है, उत्तरदायित्व। कौन प्रशासन तक सीमित है, जवाबदेही। कौन प्रशासन के साथ नागरिकों तक भी है, उत्तरदायी। इस तरह से अपन को पॉइंट क्लियर छोटे और प्रशासन वाले ही लिखना। राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र, इसको किसने अटेम्प्ट किया है। एक दिन राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस पता चला था, है ना। तो जैसे पाकिस्तान राष्ट्र बन गया था आजादी के पहले, दिमाग में बन गया था पहले ही, राज्य बाद में बना। तो ऐसे देश जो पहले सांस्कृतिक एकता रखते हैं और बाद में जाके राजनीतिक इकाई बने हो, वो राष्ट्र राज्य। और जो पहले राजनीतिक इकाई बने हो, बाद में उनके अंदर संस्कृतियां बहुत सारी हो या स्वाद है, वो जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को राज्य बना और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे राष्ट्र। तमिल कल्चर अलग, तमिल राष्ट्र। कन्नड़ कल्चर अलग, कन्नड़ राष्ट्र। तो भारत राज्य राष्ट्र में आएगा। पाकिस्तान या दूसरे देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये सब लोगों ने पहले से दिमाग में सोच रखा था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे। बिस्मार्क सुना होगा ना, जहां जहां जर्मनी बोलते थे सबको एक कर दिया था, जर्मनी का एकीकरण। फिर इटली का एकीकरण पढ़ा होगा। तो जो जो इटालियन बोलते थे सब,
तो ये राष्ट्र दिमाग में पहले बन चुके थे कि अच्छा यहां भी इटली बोली जा रही, इसको भी ले लेंगे, इसको, तो राज्य बाद में बना, राष्ट्र पहले ही बन चुका है। ठीक है, इसके बाद किसमें सांस्कृतिक एक विविधता होगी, राज्य राष्ट्र में। भारत राज्य बना, राष्ट्र बहुत सारे, पर जो राष्ट्र पहले बनते वहां सांस्कृतिक विविधता होती नहीं। पाकिस्तान केवल इस्लामिक है, फ्रांस केवल फ्रेंच है, पुर्तगाल केवल पुर्तगाली। ये बात समझ में आ गई? तो जो राष्ट्र राज्य होते हैं उनमें विविधता होती ही नहीं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, एक संस्कृति का प्रभुत्व होता है, जबकि राज्य राष्ट्र में संस्कृतियों की बहुलता, बहुलता पड़ा होगा, जहां कई सारी संस्कृति साथ में रह सके और एक दूसरे का सम्मान कर सके। और बाद में उदाहरण लिख देना, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप का कोई भी देश, सब राष्ट्र राज्य है। पाकिस्तान, भारत, कनाडा, ये सब किसमें है? क्लियर? तो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट बता दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता कैसे बनती है? तो सबसे पहले बहुत सारे विचारों को सोचा जाता है, फिर विचारों को परखा जाता है, इसके बाद छोड़ दिया जाता है और दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। चलो मान लो मुझे एलईडी से भी अच्छा कोई बल्ब बनाना है, मैं सोच रहा हूं, बहुत सारे आइडिया किए और बहुत सारे विचार आने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। तो पहले विचारों की खोज की जाती है और फिर इनक्यूबेट किया जाता है। इनक्यूबेट मतलब वो छोड़ के दूसरे कामों में लगा जाता है। इससे क्या होता है, जब हम दूसरे काम करते तो करते करते पहले वाले से लिंक हो जाते। तीसरा, इनलाइटनमेंट, जब हम वो काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे होते तो अचानक आ जाता है। कई बार होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे नहीं हो रही, पर हम किसी और काम में लग गए और वहां वही चीज आ गई जो लगा अरे यार ये तो वहां भी हो सकता था, इसे बोलते हैं इनलाइनमेंट। और फिर उसका व्यवहारिक परीक्षण हो जाता है। पहले विचार ढूंढे जाते हैं, विचार ढूंढने के बाद फिर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरों में व्यस्त हुआ जाता है, जिससे हमारा दिमाग कई सारे और आयाम भी सोच सके जो दिन भर उस एलईडी लाइट में बैठे बैठे नहीं सोच पा रहा था। अगर हम एक ही काम में बार बार सोचेंगे तो हमारा दिमाग संकुचित होता है। इसलिए जो बच्चे कहते हैं सर हम दिन भर में कितने सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट इसलिए बोला जाता पढ़ो, क्योंकि एक सब्जेक्ट जब पढ़ते पढ़ते तो हमारी सोच बहुत संकुचित। जब 2 सब्जेक्ट होते हैं तो हो सकता है यहाँ की कोई चीज यहाँ भी कनेक्ट हो जाए। ये बिल्कुल होता है। पता चला हम भूगोल पढ़ रहे हैं और उसका एक कॉन्सेप्ट इतिहास में मैच हो गया, यार ऐसे तो वो भी याद कर सकते, वो याद ही नहीं हो रहा, ये इतिहास की कोई टेक्निक भूगोल में काम आ गई। तो ऐसे ही क्या करते, दूसरे स्टेज में छोड़ दिया जाता है। तीसरे स्टेज में अचानक दिमाग में आइडिया आता है, एनलाइटनमेंट, उद्भवन, उसको इंग्लिश में जो भी बोलते हैं प्रकाशमान। और चौथे में क्या होता है, जो फाइनल हुआ उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण, परीक्षण और फीडबैक के आधार पर सुधार। तो विचार सोचना, फिर इंक्यूबेशन, उद्भवन, उसको छोड़ के दूसरे कामों में लगना, फिर उस विचार का प्रकाशमान होना और फिर विचार का परीक्षण करना और फीडबैक के द्वारा विचार में सुधार करना। इसे कहते हैं सृजनशीलता के लक्षण। अगला सवाल, विचार जो आया है उसकी स्क्रीनिंग कैसे होगी? उसकी स्क्रीनिंग कई तरह से की जाती है कि आर्थिक रूप से ये विचार सही है कि नहीं, जितना हम सोच रहे उतना पैसा जुटा पाएंगे कि नहीं, जितना हम सोच रहे उतना हर महीने निकाल पाएंगे, ये आर्थिक परीक्षण। तो विचार जब आते हैं उसके कई परीक्षण होते हैं, बाजार परीक्षण, आर्थिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, के जो मेरा विचार है ये समाज में स्वीकार्य होगा कि नहीं, समाज में स्वीकृत होगा कि नहीं। जैसे लाइक मान लो, जैसे अभी जैसे बहुत सारे ऐप आते हैं, LGBTQ का कोई डेटिंग ऐप निकालना चाहे तो निकल तो जाएगा, पर समाज में सोचो कितनी गालियां पड़ेंगी, तो बताओ यही काम मिला और कोई काम नहीं मिला। तो ये भी देखना पड़ता है कि सामाजिक रूप से स्वीकार। जैसे आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक कराची रेस्टोरेंट था, पूरा तोड़ दिया। अगर आपने खबर पढ़ी हो तो एक रेस्टोरेंट का नाम है कराची, क्योंकि वो आजादी के पहले का रेस्टोरेंट है। उस समय भारत पाकिस्तान दोनों में कराची होता था। तभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पता नहीं महाराष्ट्र का कहां का सीन था, तो लोगों ने पूरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया, ये तो पाकिस्तान का वो है, लॉयल है। तो सामाजिक स्वीकृति भी तो होना जरूरी है। आप जो भी नाम, जो भी चीज ला रहे हो, क्या वो चल सकता है? फिर देखते हैं रणनीति या कंपनी की छवि, कि आप जो विचार सोच रहे क्या कंपनी की इमेज उससे मिलती है। जैसे टाटा की इमेज क्या है, सुरक्षित कार। तो अगर टाटा ऐसी गाड़ी निकाले जिसमें 0 रेटिंग और बहुत सस्ती हो, सोचो पूरी छवि खराब हो जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कोई भी आईफोन प्रीमियम मोबाइल बनाती महंगे महंगे, अगर 15-20 हजार का आने लगा तो विचार कम से कम कंपनी की छवि से भी तो मैच करता हो। ऐसे बहुत आधारों पर परीक्षण किया जाता है, जैसे बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। तो जब भी कोई आइडिया फाइनल किया जाता है तो उसकी कई स्तर पर स्क्रीनिंग की जाती है, इन्हीं को आइडिया स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे है किया जाता है। जैसे पहले जितने सारे विचार उनमें से एक कौन कौन से पहली नजर में हट जाएंगे,
इसके बाद बाजार में चलेगा कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कंपनी की इमेज से है कि नहीं, रिस्क है कि नहीं, ठीक है। तो इन सब फिर देखा जाता जोखिम कैसा है और लास्ट में निर्णय ले लेते, इसे बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। तो आइडिया को कई स्तर पर परखने की, उसको कहते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। अगला है प्रभावी क्रय के तत्व लिखो। एक अच्छी खरीदारी, इफेक्टिव परचेसिंग किस किस पे डिपेंड है? तो सही सामग्री, सही स्थान, सही गुणवत्ता, सही मात्रा, सही मूल्य, सही परिवहन, सही अनुबंध और सही स्रोत। अगर ये 9 सही है तो आपका क्रय प्रबंधन बिल्कुल सही। क्या ऐसा हो सकता है जरूरत 2 किलो की 10 किलो खरीद ली, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो क्या क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी, क्या क्वालिटी भी, क्या सोर्स भी सही कि सही जगह से लिया, क्या ट्रांसपोर्टेशन भी सही तरीके से हुआ, क्या उसका स्टोर भी सही जगह हुआ, क्या सही समय पर क्रय किया, टाइमिंग भी तो देखना पड़ेगा। जैसे रक्षाबंधन आ रही, उस समय मिठाई वाले को शक्कर कम खरीदनी है ज्यादा, उस समय सही मात्रा क्या होगी, ज्यादा मात्रा। तो ऐसे 9 सही जब हो जाएंगे तो उसे कहा जाएगा प्रभावी क्रय। तो क्रय प्रबंधन में 9 तत्व अगर सही है तो उसी क्रय को सही या प्रभावी क्रय कहते हैं। समझ में आ गया? तो इतनी सीधे सादी सही हो तो इसमें मतलब क्या है और उसका महत्व क्या हो, सही मात्रा का क्या महत्व है, सही गुणवत्ता का क्या महत्व है, सही स्थान का महत्व क्या है, सही स्रोत का महत्व, सही परिवहन का महत्व, इतने सारे सही करने हैं। क्या प्रबंध एक पैसा है, पेशा मतलब प्रोफेशन। अब देखो प्रोफेशन की कुछ खास बातें समझो ध्यान से। जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, ये सब कौन होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोफेशनल? क्योंकि इनके लिए नॉलेज विशिष्ट चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए, फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा चाहिए अलग से, इसके बाद स्किल भी चाहिए, इसके बाद औपचारिक शिक्षा और ट्रेनिंग भी चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट होता है मेडिकल में भी, वकीलों में भी, सब में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। समाज के प्रति जवाबदेही, डॉक्टर की समाज के प्रति जवाबदेही है, इंजीनियर इन सब की होती है। और स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी, मतलब डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के उसे पैरासिटामोल देने कि नहीं डाइक्लोफेनिक देने, वो खुद डिसाइड करे, खुद डिसाइड कर सकता। अगर ये चीजें कहीं मिलती है तो उसे प्रोफेशन बोलते हैं, और अगर ये चीजें नहीं मिलती है तो प्रोफेशन नहीं कहते। तो पहले अपन को प्रूव करना है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। कैसे प्रूव करेंगे? क्या इसमें भी शिक्षा वगैरह एमबीए डिग्री होती है? एमबीए बीबीए इसमें है क्या? इसमें भी प्रोफेशनल, जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ऐसे ही आईआईएम, बी स्कूल जैसे स्कूल कॉलेज है। इसके बाद क्या इसमें भी गाइडलाइन वगैरह होंगी? इसके बाद नैतिक आचार संहिता, क्या ये समाज के काम आता है? हाँ बिल्कुल आता है। सीएसआर सुना होगा, कंपनियों का लाभ मैनेजर को 2% समाज को देना पड़ता है। जब भी कोई कंपनी खुलेगी तो रोजगार भी आएगा। तो कुछ चीजें तो लग रहा है कि प्रोफेशन जैसी है। प्रोफेशन के लिए डिग्री चाहिए, एमबीए बीबीए है। प्रोफेशन के लिए विशेष ज्ञान चाहिए, यहाँ पढ़ाई है। प्रोफेशन के लिए कुछ संस्थाएं इसके पास है, समाज के काम आना चाहिए, आता है, रोजगार मिल रहा है सब। पर विपक्ष में तर्क, इसमें क्या प्रबंधन के लिए, एमबीए के लिए कोई विशेष योग्यता है? जैसे एमडी करना है या एमएस करना है तो फिक्स है कि एमबीबीएस होना चाहिए। पर क्या एमबीए के लिए बीबीए होना जरूरी है? नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल वैसा तो नहीं है जैसे प्रोफेशन में होता। दूसरा, क्या बिना एमबीए के मैनेजर बन सकते हो? अंबानी जी, टाटा जी ने तो कभी एमबीए नहीं किया। पर क्या बिना एमबीबीएस के इलाज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसके बाद जैसे डॉक्टरी के मानक एक जैसे, पर प्रबंधन के मानक अलग अलग होते हैं। हर उद्योग में मैनेजमेंट अलग अलग तरह से किया जाता है। इसके बाद नैतिक उल्लंघन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चे का जेंडर बता दे तो जेल हो जाती है। अगर मैनेजमेंट में कोई गलती हो जाए तो जेल होती नहीं, नौकरी से निकालते। तो वहां तो कड़ी सजा मिलती है प्रोफेशन में, यहाँ कोई सजा ही नहीं। वहां रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे आपने सुना होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बार काउंसिल, ऐसे सुनते हो। पर एमबीए वालों पर रेगुलेटरी कोई बॉडी होती ही नहीं है। इसके बाद प्रबंधन का ज्ञान बहुत जनरल टाइप का है, काम करते करते भी सीख जाते हैं, और कोई स्वतंत्र नहीं होते प्रबंधन। जैसे डॉक्टर अपनी मर्जी से दवा लिख सकता है, प्रबंधन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, मालिकों से पूछ के करना पड़ेगा। तो इस आधार पर लगता है कि प्रबंधन पेशा नहीं है। तो फिर क्या लिखेंगे कंक्लूजन? शुरुआत में तो प्रूव कर दिया प्रबंधन पेशा है, और दूसरा लिख दिया नहीं है। कंक्लूजन है कि प्रबंधन अभी क्या बोलते हैं पेशा बनने की ओर अग्रसर है, और आधुनिक समय की बढ़ती जटिलताएं, बढ़ती अपेक्षाएं और कार्यभार के चलते ये एक व्यवसाय में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर ये अभी प्रोफेशन नहीं है,
पर जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी बन रही है, कई करोड़ों की कंपनी बन रही, तो वहां स्पेशलिस्ट चाहिए। तो पहले छोटी छोटी कंपनी होती थी, लघु एवं कुटीर उद्योग, आदमी खुद ही मैनेज करता था, खुद ही काम, जैसे दुकानदार है, किराने वाला कोई मैनेजर रखता नहीं, छोटी सी दुकान है, खुद चला भी लेता, मैनेज भी कर लेता। पर आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है, ठीक है, और उसमें भी कितने सारे लीगल एथिकल केस होते रहते हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए अब अलग से कौन चाहिए? मैनेजमेंट। तो आज मैनेजमेंट पूरी तरह से तो पेशा नहीं है, पर यह पेशा बनने की ओर अग्रसर है, और आधुनिक समय की बढ़ती जटिलता, अपेक्षाओं और दबाव के चलते ये शीघ्र ही एक पेशा बन जाएगा। कंक्लूजन समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो प्रबंधन पेशा क्यों है और प्रबंधन पेशा क्यों नहीं है, और प्रबंधन भविष्य में पेशा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके बाद विपणन और विक्रय में अंतर। मार्केटिंग का मतलब है कि भैया विज्ञापन से लेकर स्टोरेज से लेकर बेचने तक जो सब होता है वो सब क्या है? विपणन। केवल बेचना जो है वो क्या है? विक्रय। कंपनी के निर्माण से लेकर कंपनी के बेचने तक सब कुछ मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कहां स्टोर करना, सब मार्केटिंग में आता है। विक्रय केवल उसका एक पार्ट है। तो व्यापक कौन होगा? विपणन। संकीर्ण कौन होगा? विक्रय। इसमें संबंध कौन बनाने पर स्थापित करता? विपणन। इसमें पूरा, उसमें सब कुछ आता मार्केटिंग। विक्रय में किसी संबंध बनाने पे नहीं, केवल सामान को लाभ पर बेचने पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद तो अपन को इस तरह से कई सारे लिखना विपणन में, ठीक है। इसके बाद विपणन की शुरुआत उत्पादन से पहले, मार्केटिंग शुरू हो जाती है प्रोडक्शन के पहले। क्या ऐसा होता है कि मूवी बनने से पहले टीजर ट्रेलर आ जाता है, हाइप क्रिएट हो जाती है? जैसे पंचायत वेब सीरीज बन रही है, शूटिंग चल रही है, पर क्या मार्केटिंग शुरू हो चुकी है? हो चुकी। तो मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाता, पर विक्रय कभी भी प्रोडक्शन से पहले नहीं होता, बनने के बाद ही तो बेचोगे, ठीक है। इसके बाद कर्मचारी किस तरह के लगते हैं विपणन में? रिसर्च करने वाले, क्योंकि रिसर्च भी तो करना मार्केट में, मार्केटिंग के लिए, और विज्ञापन करता, शोधकर्ता। यहां केवल क्या चाहिए? सेल्स मैनेजर चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स मैनेजर जो आपको प्रोडक्ट को सेल करे। जैसे कोचिंग वाले, जो एडटेक कंपनियां होती है, ये लोग क्रेडिट कार्ड बेचने वालों को हायर करते हैं। तो जितनी भी कंपनियां होती है जो ऑनलाइन कोचिंग चलाती है, वो जितने भी फोन करते हैं, उनके रिसेप्शन कॉल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड बेचने वालों को हायर करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई बेशरम इंडिया में है तो क्योंकि वो दिन भर में 100 लोगों को बोलते, एक भी नहीं खरीदता, फिर भी वो गुस्सा नहीं करते, सर प्लीज आप हमारी पॉलिसी। तो ऐसे ही तो व्यक्ति चाहिए जो कोर्स बेच सके, ठीक है, जिसमें पेशेंस हो, जो निहायती बेशर्म हो। तो कोचिंग वाले इनको सैलरी नहीं देते, पर कोर्स का 20% शेयर देते हैं, कि अगर आपने 10,000 का एक कोर्स बिकवा दिया तो आपके 2,000 पक्के। सोचो 10 से 5 बैठा, एक कोर्स ही तो बेचना है, कितने पक्के हो गए? 2,000, महीने भर के 50-60,000। तो उन लोगों को सैलरी नहीं मिलती, जितना कोर्स बेच सको उसका परसेंटेज मिलता। तो ये कौन है? विपणन वाले कि विक्रय वाले? विक्रय वाले। ये मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं। तो दोनों के दायरे समझ में आ गए? क्लियर? तभी तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि निर्गुण सगुण भक्ति का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, विद्या और अविद्या का समन्वय, द्वैत और अद्वैत का। निर्गुण सगुण में श्लोक लिखा था, सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, मतलब सगुण और अगुण में, निर्गुण में कोई भेद नहीं होता। अगर नोट्स पढ़ के आए हो, तुलसीदास जी के नोट्स पढ़कर आए हो? क्यों? अपन ने क्या बोला था? जो जो नहीं आए हैं वो पूछेंगे, ये मैंने बोला था। तो तुलसीदास जी, कबीरदास जी पिछले बार नहीं पूछे थे। अब इसके बाद अब जो नहीं पूछे गए वो पार्ट ए में पूछे जाएंगे। अब जो भी रह गए, अभी भी तो रह गए होंगे ना कोई ना कोई, वो सब पार्ट ए में जब होगा तब पूछे जाएंगे। तो यूनिट वाइज में जो रह गए वो आपका यूनिट 1+2 में ऐसे होगा हर बार, कि जो यूनिट 1-2 के अलग अलग टॉपिक में रह जाएंगे वो कंबाइंड टेस्ट में होंगे, और जो इसमें रह जाएंगे वो उसमें होंगे। ऐसा करके हर एक चीज और बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपने नोट्स भी पढ़ के आ गए हो, हमने नोट सेक्शन में डाले, तो उसमें भी बहुत आराम से सीधे लिखा गया है कि तुलसीदास जी। तो तुम लोग पढ़ कर के आए? तुम लोग, अच्छा तुम लोग अरे नोट्स तो पढ़ के नहीं आए, फिर क्या पढ़ कर आए? जैसे अपना टेस्ट हुआ था बुधवार को, तो बुधवार को घर जाके क्या पढ़ा, और गुरुवार को जाके क्या पढ़ा, और शुक्रवार को सुबह से लेकर अभी तक क्या पढ़ा? तो ये छूटा नहीं था तुलसीदास जी, कबीरदास जी।
अच्छा, तुम लोगों ने बुधवार को जाने के बाद क्या रणनीति अपनाई, वहां पूछते रहे ना, टाइम अच्छा खत्म होने वाला टाइम है ना, मतलब जो रह गया होगा, जो क्वेश्चन नहीं आए, जैसे अरविंदो पूछा तो इसको बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे है ना, सुकरात उकरात आ गया तो इसको बाद में पढ़ लेंगे, है ना। अभी विवेकानंद भी पूछा था, दरिद्र नारायण वगैरह, या वो अद्वैत वेदांत पूछा था, उसको बाद में पढ़ लेंगे। कबीर रह गया था, गुरु नानक रह गया था, तुलसीदास जी रह गए थे, ठीक है, और तो उनको भी पढ़ के आ जाते तो पेपर आज का बहुत अच्छा बन जाता। ऐसे तो करना कि पहली बार में जो छूट जाए अगली बार में वो पढ़ना, अगली बार में जो छूट जाए उसको अगली बार में पढ़ना। तो जरूरी नहीं कि आपका यूनिट वाइज टेस्ट बहुत अच्छे जाए, पर जब यूनिट 1+2 हो तो थोड़ा सा ठीक जाना चाहिए, और जब पार्ट ए का टेस्ट हो तो और अच्छा जाना चाहिए। तरीका समझ में आ गए। तो जब यूनिट को मैं टॉपिक वाइज पूछूंगा, ठीक है, चलो हम एक एक दिन गैप में सारे नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जब 1+2 का दोबारा होगा तब तो रिवीजन ही मिल जाएगा, या उस दौरान सब पढ़ लेंगे, और उस दौरान भी रह गया तो पार्ट ए में पढ़ लेंगे। तो अच्छा, नोट्स पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ क्या रहे हो ये बताओ, वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हो हैं? तो वीडियोस में भी तो जो करते हुए है, ये वीडियोस में नहीं मिला, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं सब यार। तो समन्वयवादी क्यों कहते हैं, उन्होंने सबके बीच समन्वय किया, माया की विद्या और अविद्या पर, शंकर जी और विष्णु जी पर ना, इसके बाद भक्ति और ज्ञान पर, भक्ति और प्रेम पर, तो उन्होंने सब पर समन्वय किया, इसलिए इनको समन्वयवादी कवियों, सब में दोहे लिखे हैं, सब में, ठीक है, तो सब में लगभग लगभग दोहे लिखे। अगला क्वेश्चन, कबीर के दोहों में सामाजिक सुधार का दर्शन दिखाई देता, इसमें मतलब एक लाइन और फिर उसका दोहा, फिर एक लाइन फिर उसका दोहा, फिर एक लाइन, क्योंकि क्वेश्चन देखो मैंने पूछे नहीं कबीर के सामाजिक सुधार लिखो, कबीर के दोहों में सामाजिक सुधार दिखाई पड़ता है। तो जैसे रूढ़ियों का विरोध, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर कहता तुम जो वेद पुराण में ढकोसला लिखा हुआ वो पढ़ रहे हो, मैं तो वो मानता हूं जो आंखों देखा है। तो तर्कवादी कौन है? कबीर। अंधविश्वास के विरोधी कबीर। इसके बाद जातिवाद का, जाति ना पूछो साधु के, पूछ लियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सांप्रदायिक भाव, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब उपजाया, मतलब एक ही प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशमान है, तो क्यों भेदभाव करना। आर्थिक विषमता, ना तो इतना अमीर करो ना गरीब करो, साईं इतना दीजिए दीजिए, जा मैं कुटुंब समाये, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा, ये आर्थिक विषमता। आडंबर और पाखंड, माला फेरा जुगभया, है ना, मन का गहना फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसके बाद नारी के लिए कि नारी सामाजिक नेता, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप, मतलब नैतिक मूल्यों पर भी बताया। तो इन दोहों में समाज के लिए संदेश दिखाई देता है। ये दोहे रटने ही पड़ेंगे। ऐसा इसलिए रटना पड़ेगा कि एक बार निबंध तुलसीदास जी पे आया था, अगर 3 या 4 साल पुराना पीएससी मेंस का पेपर देखा हो तो तुलसीदास जी पर निबंध दिया गया 1000 शब्द, तो जिनका दर्शन बहुत अच्छा था उन्होंने 1000 शब्द वहां लिख दिए और नंबर बहुत मिले। अगला सवाल, नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? नेटवर्किंग का मतलब संबंध स्थापित करना। नेटवर्किंग जरूरी है कि भैया जानकारी मिल जाती, ग्राहक मिल जाता है ना। जैसे नेटवर्किंग मान लो, जैसे ऑटो वालों को देखा है, एक ऑटो वाला भर के जा रहा हो, सवारी खड़ी है, दूसरे ऑटो वाले को फोन करता है कि जल्दी आ जा सवारी खड़ी है। उन दोनों के बीच क्या है? नेटवर्किंग। यही तो नेटवर्किंग है। तो क्या बिजनेस में नेटवर्किंग की जरूरत है? बिल्कुल है। मार्केट कब कैसा जाएगा, मार्केट में क्या होने वाला, कहाँ से माल उठाना है, कहाँ माल रखना है, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, ये सब कहाँ से मिलता है? नेटवर्क। तो नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग के फायदे क्या है? नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी, तो पहले टेक्नोलॉजी थी ट्रेडिशनल, जिसमें व्यक्तिगत संपर्क किया जाता था, लोगों से मिला जाता था, चाय वाय पे जाया जाता था, और सेठ जी क्या चल रहा है, कैसी चली। अब एक दूसरा तरीका भी आ गया, डिजिटल मार्केट नेटवर्किंग, मतलब अब सोशल मीडिया पे भी लोगों ने नेटवर्क बना लिया। आपने देखा होगा परफ्यूम वाले, मोबाइल वाले एक बहुत ज्यादा फेसबुक इंस्टा में एक्टिव रहते हैं और वहां से लोगों से जुड़ जाते हैं। तो पहले परंपरागत नेटवर्किंग चलती थी, आजकल डिजिटल नेटवर्किंग। इसकी लिमिटेशन बता देना कि भैया समय बहुत लगता है। इसके बाद जरूरी नहीं, जो आपके संबंध है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आप कैसे पता करोगे आपके जो संबंध है उनमें कोई दम है कि नहीं? तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का भी इशू रहता है। और इसके बाद कंक्लूजन बहुत अच्छा कि नेटवर्किंग केवल आपका जो कार्ड होता है ना, एक्सचेंज, अपन बोलते हैं ना सर विजिटिंग कार्ड दे दो कोई, तो नेटवर्किंग केवल व्यवसायिक कार्ड के लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवीय संबंधों का निर्माण है जो व्यवसायिक सफलता का आधार बनता है। तो नेटवर्किंग का मतलब नहीं हाई लो कर लिया अपना कार्ड, उन्हें दे दिया, उनका कार्ड ले लिया।
नेटवर्किंग मानवीय संबंधों का निर्माण है जिस पर ही व्यवसाय सफल होता है। बिल्कुल होता है। एक दुकान आज खोल ले मिठाई के, जिसका संबंध सबसे बहुत अच्छा है, तो सब क्या कहेंगे, यार मिठाई उसी से लेने चले, ये बोलते हैं कि नहीं, व्यवसाय सफल हो गया खोलते ही। तो क्या नेटवर्किंग या संबंध स्थापित करना व्यवसाय में जरूरी होता है? बुराई कर लो, आपकी दुकान नहीं चलेगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो नेटवर्किंग का मतलब, नेटवर्किंग के लाभ, नेटवर्किंग की तकनीक और नेटवर्किंग की लिमिटेशन और एक कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन, चाय की दुकान खोलने हेतु एक बिजनेस प्लान बताओ। इंदौर में चाय मैंने बहुत ज्यादा देखी है, तो पूछा भैया चाय के लिए पूरा एक प्लान बताओ कि चाय की दुकान कहाँ खोलनी है, कितना खर्चा करना है, कितनी लागत लगेगी, किराया कितना लगेगा, ग्राहक कितने आएंगे। ठीक है, जैसे लागत कितनी लग जाएगी, दुकान का किराया 3 महीने एडवांस लग जाता, 1 महीना देना पड़ता, 2 महीने का एडवांस, 3 महीना लेना पड़ता है ना। इसके बाद इंटीरियर, फर्नीचर, उपकरण, टोटल खर्चा 2.5-3 लाख रुपए। महीने का खर्चा, दुकान का किराया, कर्मचारी की सैलरी, कच्चा माल, बिजली। आय कितनी होगी, डेली बिक्री होगी 2 से 4 हजार की, लाभ होगा 50%, मतलब डेली 1,000 का फायदा। ये तो बहुत कम हुआ, 15 से 30 हजार के करीब बन रहा है। तो क्लास में मैंने पढ़ाया था कोचिंग के बारे में, एक कोचिंग खोल ली है क्योंकि आजकल वैकेंसीज बहुत निकल रही है ना, इस पर डाला, तो उसमें एक प्लान पढ़ाया था, ये चाय का है। तो बिजनेस प्लान हमारे सिलेबस में है, और एक बिजनेस प्लान करना आना चाहिए, क्योंकि चलो यहाँ नहीं, केस स्टडी में आ जाएगा। तो बिजनेस प्लान कैसे सेट करते हैं, उसमें क्या क्या देखते हैं, ये आना चाहिए। तो 2-3 है, नोट्स पढ़ लेना, उसमें कोचिंग का लिखा है, ये चाय का हो जाएगा। तो 2 से आइडिया लग जाएगा बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर क्या है? जब किसी पर दबाव डाल के बात मनवाते हो तो उसे हार्ड पावर, और जब किसी से मित्रता या किसी को आकर्षित करके बात मनवाते हो अनुनय के द्वारा, उसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर। ठीक है, भारत पे दबाव लग रहा है कि भारत अब धीरे धीरे कैसा देश बन रहा है, हार्ड पावर, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी, बहुत मिसाइल्स, बड़ी जीडीपी, तो ऐसा लग रहा है वो हार्ड पावर ला रहा है। तो उसके पक्ष में कुछ लोगों ने बोला कि ये तो हार्ड पावर कंट्री बन रहा है, जबकि भारत की ताकत क्या है, सॉफ्ट पावर। फिर अपन को कंक्लूजन बताना कि नहीं, भारत हार्ड पावर नहीं बन रहा। आतंकवाद और सीमा विवाद से निपटने के लिए जितनी प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, बस वो रखी है हमने। सेना इसलिए नहीं कि किसी देश पर दबाव डालना है, हमने मिसाइल इसलिए नहीं बनाई कि कहीं फेंक देना, वो फेंक दे बात अलग है। हमें केवल आतंकवाद और पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है, इसलिए इनको एज ए डिफेंस रखते हैं। भारत आज भी किस पावर में बिलीव करता है, सॉफ्ट पावर, जैसे बॉलीवुड, जैसे खेल, जैसे योग, जैसे कल्चर। इसका सबूत क्या है? क्या भारत आतंकवाद का समर्थन करता है कि विरोध करता है? भारत नाभ की परमाणु, नाभ की हथियारों की दौड़ में किसका विरोध करता है? विरोध करता है। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल बता दो, इससे सिद्ध होता है कि भारत आज भी एक सॉफ्ट पावर है, बस उसे। अतः भारत की घरेलू अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत के एक सॉफ्ट पावर देश है, केवल हार्ड पावर शक्ति उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए है, इसका यूज नहीं करेगा। सॉफ्ट पावर क्या क्या भैया? आतंकवाद का विरोध करता है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, और जब भी किसी देश को दिक्कत होती वैक्सीन भेज देता है, आपदा प्रबंधन में दवाइयां भेज देता है। तो भारत आज भी कैसा देश है? सॉफ्ट पावर देश है। जबकि उसके विरोधी क्या बोलते हैं कि भारत कैसा देश बनना चाह रहा है? हार्ड पावर। तो क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के अनुसार क्या भारत सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर बनने जा रहा है? तो कुछ लोगों के अनुसार बनने जा रहा है, कारण बता देना और उसका खंडन कर देना। क्योंकि हम क्यों बोलें कि भारत दूसरे पर दबाव डालता है? हार्ड पावर मतलब दबाव डाल के, जैसे ट्रंप कैसा, अमेरिका कैसा है, हार्ड पावर। उसने बोला ना, या तो हम पैसे टैक्स हटाओ, नहीं तो हम तुम पर टैक्स, तो दबाव की तो है। भारत ऐसा देश नहीं, अगर है भी तो नहीं लिखना। अगर तुम्हें आ जाए कि अगर कि ये तो चिनाब का पानी छोड़ रहे हैं, तो दबाव नहीं डाल रहे, आतंकवाद के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर हो, तो भारत का एक भी आपको ऐसा उद्देश्य नहीं मिलेगा। पेपर समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन बिल्कुल जितना पढ़ते जाओगे उतना सीखते जाओगे। चलो इसमें से कितने क्वेश्चन छोड़े। अच्छा, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर किसने डील किया है, और जैसा बोला वैसा ही लिखा है। तो उसमें से कुछ चीजें तो मुझे आज ही पहली बार पढ़ी है, जैसे संत रैदास का ऐसा चाहूं राज, ये आज ही मैंने पहली बार देखा है। तो ये पेपर मॉडल आंसर सब आज ही बने हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था संडे को है, पर अचानक पता चला आज है, तो एक क्लास की छुट्टी की, तो मैंने संत रविदास को ढूंढा, तो वहां मुझे ये दोहा मिल गया, तो वहां से ये मैंने दे दिया। इसके बाद बाकी तो सब पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन है, स्टार्टअप वगैरह 80-20 पढ़ाई चुके हैं। इसमें जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, एक तो फेवरेट क्वेश्चन है
चाय की दुकान वाला, नेटवर्किंग वाला और हार्ड पावर सॉफ्ट पावर। अरे इस तरह के क्वेश्चन आप डील कर पा रहे हो, मतलब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी। एक चाय की दुकान खोलने का प्लान अगर आपके पास है, मतलब लिख दिया है। दूसरा, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में क्या अंतर है, भारत को हार्ड पावर क्यों बोलने लगे हैं, क्या भारत सच में एक हार्ड पावर देश बन चुका है। अगर इस क्वेश्चन को जैसे पूछा गया वैसा ही डील कर लिया, मतलब आपकी समझ बहुत अच्छी है। कैसा भी क्वेश्चन आए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी। और व्यवसाय में नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का सही मतलब, उसकी सही तरीके, उसकी कमियां और उसका कंक्लूजन। अगर ये 3 क्वेश्चन किसी ने लिख दिया ना, मतलब उसके विषय में पकड़ अच्छी बनती जा रही। बाकी ऐसा तुम्हें लगता है कि 10 दिन का गैप मिल जाएगा तो पकड़ बन जाएगी, ऐसा कतई। पढ़ रहे हो ना 1 साल से, अभी तो तुम 4-5 दिन का ही तो गैप मांग रहे हो। कई लोग बोले सर 2 दिन का गैप होता है, 1-1 साल का गैप हो चुका है पढ़ते पढ़ते। कुछ नहीं होता, जब तुम पर दबाव पड़ेगा तो पढ़ना शुरू करो। एक चीज समझना, फिर भी ये टेस्ट सीरीज कब तक जा रही है, नवंबर तक। फिर भी तो नवंबर तक ही जा रहे हो ना, इतना जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद। और स्लो लोगे और गैप लोगे तो कहां तक जाएगी। तो तुम जितना, जैसे मेरी 10 क्लास चलती है, डेली में 10 क्लास लेता हूं। पहले 3 से 4 लेता था, फिर 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे 10। तो क्षमताएं वैसी बनती जा रही। और सब अलग अलग सब्जेक्ट है। यहाँ चल रहा अलग चीज का डिस्कशन, टेस्ट सीरीज में चल रहा सोशियोलॉजी, क्लास में चल रहे कुछ और। तो जितना ज्यादा मेहनत करता जा रहा हूं उतनी क्षमता मेरी बढ़ती जा रही, उतनी कैचिंग पावर, उतनी अंडरस्टैंडिंग पावर। तो जितना आप अपने आप को दबाव में रखोगे, ऐसा दबाव नहीं जिससे तनाव आ जाए, ऐसा दबाव जिसको आप इंजॉय करो। एक चैलेंज ले लो, जैसे मेरे लिए चैलेंज क्या है, सारी क्लास को बहुत अच्छा डिलीवर करना। जैसे आप चैलेंज लोगे, अगला टेस्ट बहुत अच्छा जाना चाहिए, नहीं जाए तो अगला चैलेंज लो, तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। बाकी मैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन का भी गैप करूंगा, कोई सुधार नहीं होने वाला। 2 दिन भी पर्याप्त है टॉपिक के लिए। ठीक है, अब आपको गैप बहुत है। शुक्रवार का आज आधा दिन, शनिवार का पूरा दिन, रविवार का पूरा दिन और मंडे का आधा दिन। अब 3 दिन का गैप है, तब जाके एक छोटे से टॉपिक का टेस्ट है ना। तो हर शुक्रवार के बाद आपको गैप अच्छा खासा मिला करेगा। ठीक है, तो पर मिलते हैं अगले टेस्ट। कॉपी और मॉडल आंसर कलेक्ट कर लेना है ना।